हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग जो है एग्ज़ाम पैटर्न, आपका आईबीपीएस एएफओ का लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न, अगर अभी तक आपको पता नहीं है तो याद रखिए, आईबीपीएस एएफओ का पूरी एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो बदल दी गई है। तो मैं बताऊंगा कि आईबीपीएस एएफओ के एग्ज़ाम पैटर्न और नाबार्ड ग्रेड ए का एग्ज़ाम पैटर्न में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिससिमिलैरिटी है, कितना परसेंट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। और आपको पता ही है कि नाबार्ड जो है वो मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू एएफओ, है ना। ये तो सबको पता है, ऑब्वियस सी बात है कि भैया यहाँ पे सैलरी वैलरी सब ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपका एएफओ से हायर पोस्ट होगा तभी होगा, है ना। ऐसा नहीं कि एएफओ खराब पोस्ट है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट है, बट एज कम्पेयर टू एएफओ और नाबार्ड जो है वो मच बेटर है आपका एएफओ से। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्यों ना हम एक काम करें, क्योंकि जो अब आईबीपीएस एएफओ का एग्ज़ाम पैटर्न है वही पैटर्न आप देखेंगे आपका नाबार्ड ग्रेड ए का है, लेकिन कुछ कुछ आपको डिससिमिलैरिटी मिलेगी, लेकिन 80% तक जो है वो सिमिलैरिटी है। तो आप ये सोचो ना कि हम अगर आईबीपीएस एएफओ को टारगेट कर रहे हैं तो पैरेलली हम नाबार्ड ग्रेड ए की भी टारगेट करें, हम सर इसको भी साथ में लेके चलें, है ना। याद रखना, इस बार आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप एएफओ और साथ में आप नाबार्ड का भी एग्ज़ाम देना, ठीक है। क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। अब एएफओ, नाबार्ड ग्रेड ए और साथ में अगर मैं बता दूं तो दो एग्ज़ाम और हम यहाँ पे लेके चलेंगे जो कि आपको साथ में पैरेलली टारगेट करनी चाहिए। एक आपका आईबीपीएस पीओ, ठीक है, आप कलर भी ले लेना, और आपका ये एसबीआई पीओ जिसकी वैकेंसी आई हुई है, ये आप साथ में लेके चल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका भी एग्ज़ाम पैटर्न यही है जो कि आपका आईबीपीएस एएफओ का एग्ज़ाम पैटर्न है। सिर्फ यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर पढ़ना होता है, यहाँ पे आपको लगभग वही पढ़नी होती है जो आप यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्यों ना हम जो है वो सिर्फ एएफओ की तरफ क्यों भागे, हम इसके साथ साथ भैया आपके पीओ वगैरह हो गए, है ना, लगभग सबका एग्ज़ाम पैटर्न सेम होता है, हम सबको टारगेट करके चलेंगे ना। समझ आ रही बातें हैं? क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि हम एक एग्ज़ाम के पीछे भाग रहे हैं, वो नहीं निकल रहा तो साल वेस्ट हो रहे हैं, वो अब नहीं करनी। अब देखो, एएफओ का लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न भी हो वही उसी तरीके का हो गया जैसा कि आपका आईबीपीएस पीओ होता है और एसबीआई पीओ होता है। डिस्क्रिप्टिव यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो एक बार आप डिस्क्रिप्टिव का प्रैक्टिस करोगे तो आपका एएफओ में भी काम आएगा, नाबार्ड में भी काम आएगा, आईबीपीएस पीओ, ये आपका एसबीआई पीओ सब जगह पे काम आएगा, ठीक है। तो हमें इस अप्रोच के साथ तैयारी करनी है। फिलहाल आज हम बात करेंगे एएफओ और नाबार्ड ग्रेड ए की। तो सबसे पहली बात करें, आपको पता है कि नाबार्ड या फिर एएफओ की बात करें, आपके पास 3 फेज़ आता है। फेज़ 1 आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स होता है, फिर आपके पास मेंस आता है, देन आप इंटरव्यू में जाते हो, फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है। तीनों फेज़ आपको दोनों एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, ये तो कॉमन है। आगे बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे नाबार्ड ग्रेड ए की, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जिनको इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग आती है, लेकिन हमें उतनी डेप्थ में जाके हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, हमें लगता है सर मैं थोड़ा सा इसमें पोर्शन जो है वीक है और हम उतने अच्छे तरीके से इसमें स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये आपके लिए है। क्यों? यहाँ पे ध्यान सुनो, आपको रीजनिंग, इंग्लिश नो डाउट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। रीजनिंग वही जो आप एएफओ में पढ़ोगे यहाँ पे काम आएगा, इंग्लिश वही जो एएफओ में पढ़ोगे यहाँ पे काम आएगा, है ना। क्वांट वहाँ जो आप पढ़ोगे वह यहाँ पे काम आएगा, है ना। 3 तो ऐसे हो गए। एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है आपको? कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटर तो उतनी डिफिकल्ट नहीं आती, डिसीजन मेकिंग आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट हो सकता है, बट कोई नहीं, आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन होता है ना हमारा, रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का। आप इंग्लिश देखेंगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है ना 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो यहाँ पे जो होते हैं ना, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अगर 5 नंबर कट ऑफ जा रहा है तो आप 5 से ऊपर ले आइए, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है 20 में 20 स्कोर करने का। इसलिए बता रहा हूँ, अगर रीजनिंग आपका वीक है और आपने रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स के ऊपर वर्क कर दिया, आपने कंप्यूटर के, क्योंकि इंग्लिश आपको करना पड़ेगा दोस्त, बिना इंग्लिश के नहीं हो पाएगा, है ना। इसके अलावा आपके मैथ्स के कुछ पोर्शन, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रॉफिट लॉस वगैरह जो है अच्छी तरीके से कर लिया, आपका नैया पार हो जाएगा। कट ऑफ, बस यहाँ पे आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है ना, क्वालिफाइंग है। अगर आप इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपने पूरा ओवरऑल सब कुछ निकाल लिया,
कट ऑफ वोट ऑफ जो था सब निकाल लिया, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपका कट ऑफ कम रह गया, आप एक सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, तो आप प्रीलिम्स में छट जाओगे। तो आपको इसको क्वालिफाई करना होता है, इनके कट ऑफ को क्लियर करना होता है। बट फेज़ 2 में जाओगे कि नहीं जाओगे, ये डिसाइड करेगा आपका ये 3 पेपर, है ना। इनसे बनता है कि आप क्वालिफाई हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। तो आपका देखेंगे तो होता है जनरल अवेयरनेस, जो कि पूरा का पूरा करंट अफेयर है, 20 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के, है ना। इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, है ना। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट 2 चीज़ पढ़नी होती है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है। टोटल आपके पास देखेंगे तो नाबार्ड का प्री एग्ज़ाम के अंदर जो 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स का होता है। अब ये पहले देख लो यहाँ पे, है ना। आपको यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई होना है, लेकिन आपको यहाँ से आपका जो है वो मेरिट लिस्ट बनता है, मतलब मेरिट नहीं, मतलब आप फेज़ 2 में जाओगे कि नहीं जाओगे, ये 3 पेपर डिसाइड करेंगे। आपको यहाँ पे स्कोर करना होगा, समझ आ रही है। अब देखो, आपको इसके लिए मिलते हैं 2 घंटे का टाइम, ऑनलाइन होता है। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पूरे के पूरे एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं, 2.25 का नेगेटिव मार्किंग होता है। और आप क्योंकि अगर कट ऑफ जो है वो डिसाइड करते हैं ये 3 सब्जेक्ट, तो इस पे आपको कमांड बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अब यही हम बात करते हैं एएफओ के प्रीलिम्स में। तो आप देखो इंग्लिश, अगर आप एएफओ के स्टूडेंट हो तो आप इंग्लिश यहाँ पढ़ रहे हो, वही इंग्लिश आपको नाबार्ड में काम आएगी। रीजनिंग आप यहाँ पढ़ रहे हो, यही रीजनिंग आपको वहाँ भी काम आएगी। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो पढ़ रहे हो यहाँ, तो वहाँ भी काम आएगा। एग्रीकल्चर आप यहाँ भी पढ़ रहे हो, वहाँ भी काम आएगा। तो आप ये देखो ना, आप अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सर अगर हम एएफओ का ही स्टूडेंट हैं तो ठीक है, हमने भी उतनी सब्जेक्ट नहीं पढ़ी। अगर आपने सिर्फ एएफओ को पढ़ा है तो आप ये देखो, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि सर हमारा ये क्लियर हो गया, क्योंकि एएफओ में डेप्थ में पूछता है। आपका यहाँ भी लेवल अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ही पोर्शन में काम करनी है ना। आपका ये पोर्शन क्लियर हो गया, आपका ये पोर्शन क्लियर हो गया, और आपका ये पोर्शन क्लियर हो गया। यहाँ पे साइड में थोड़ा सा आपको रूरल डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक। ये पोर्शन क्लियर हो गया। बच क्या गया, कंप्यूटर 200 पन्ना का यहाँ पे रहता है, आप उसको पढ़ लोगे तब काम बन जाएगा। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में आप जीरो हो, आपने बचपन से यूज़ किया है, आपको आता होगा, है ना। डिसीजन मेकिंग वहाँ पे आपको ये भी हार्डली कुछ, अगर आप 10 से 10 दिन अगर ढंग से पढ़ लोगे तो ये भी आपका काम बन जाएगा, है ना। जनरल अवेयरनेस आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर है, इस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स आपके लिए एक नया सब्जेक्ट होगा, तो इस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। तो मेजर आपका ये 3 पोर्शन पे वर्क करेंगे तो काम आपका बन जाएगा 3 से 4 सब्जेक्ट पे, और है ना। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है आपका एएफओ का, है ना। आपको मैंने बताया था कल कि इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स का, जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है। 20 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आपको 25 मार्क्स का और 20 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वांटिटिव मैथ्स भी देखेंगे तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट का। यहाँ पे प्रोफेशनल लैंग्वेज एग्रीकल्चर आ जाएगा, करंट अफेयर आ जाएगा। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स डबल वेटेज के साथ, और 20 मिनट का टाइम मिल रहा है आपको, है ना। तो अब देखें कि यहाँ पे 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। तो हमारा प्री में आपको यहाँ पे तो ये पढ़ने हैं, एएफओ के अंदर आपको नाबार्ड में 2 से 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। आपका वो क्लियर हो गया तो अब पहुँचते हैं हम लोग फेज़ 2 के अंदर। अब अगर आप नाबार्ड फेज़ 2 में जाओगे तो यहाँ पे आपको 2 पेपर कवर करनी है। एक जनरल इंग्लिश, जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप करना होता है, जहाँ पे आपका ऐसे होता है, राइटिंग प्रिसाइज राइटिंग होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे 100 मार्क्स का, और 90 मिनट का टाइम मिलता है। आपको यहाँ पे कीबोर्ड में टाइप करनी होती है ना, इंग्लिश को, जो तो आपको इंग्लिश में भी अच्छे खासे कमांड करने पड़ेंगे, है ना। समझ आ रही है। अब यही हम चले जाएंगे नाबार्ड के पेपर 2 के अंदर। तो यहाँ पे आपको 2 फेजेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फेज़ में आपका एमसीक्यू होता है, और फिर सेकेंड फेज़ में देखेंगे तो आपके 6 क्वेश्चन होते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव होते हैं एग्रीकल्चर का, और उनमें से आपको 4 को अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है। आप देख पा रहे हो, है ना। तो ये फेज़ 2 का है, जहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स और एआरडी और आपका इकोनॉमिक्स ईएसआई आता है, जहाँ पे आपका एमसीक्यू प्लस आपके 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 4 को है वो अटैम्प्ट करना होता है, ठीक ना। ये था नाबार्ड फेज़ 2 का। अब यहीं पे आप देखेंगे एएफओ का। तो एएफओ देखिए, एक बार डिस्क्रिप्टिव आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको नाबार्ड में भी काम आ जाएगा, आपको एएफओ में भी काम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एएफओ में देखिए यहाँ भी आपका डिस्क्रिप्टिव है। तो अगर आपने इसकी तैयारी करी है
तो सर आपका ये भी तो तैयार हो गया ना, आपका ये भी तो पोर्शन तैयार हो गया। तो नाबार्ड का आपका मेंस का जो फर्स्ट सेकेंड जो है फेज 2 का फर्स्ट पोर्शन ऐसे कवर हो गया। आप जो डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस कर रहे हो एएफओ मेंस के लिए, वहाँ आपका यहाँ भी काम आ गया, है ना। एग्रीकल्चर वही जो आप मेंस में पढ़ोगे एएफओ के लिए, वो एग्रीकल्चर यहाँ भी काम आएगा। आपको साइड से थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पे काम करना है। सोच रहे हो, मतलब आपको देखिए थोड़ा सा ये बड़ा एग्जाम है तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप सोचो ना कितना डिफर है ना। कोई है क्या, आप ये देखो, आप ये डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस कर रहे हो एएफओ में भी, यही डिस्क्रिप्टिव उठ के आपका यहाँ पे आ रहा है, तो आपका ये भी पैरेलली कवर हो गया, है ना। आप एग्रीकल्चर पढ़ते हो अब वहाँ एएफओ के लिए, तो एग्रीकल्चर आपका यहाँ भी काम आ गया, आपका प्री में भी काम आ गया, साइड से आप केवल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो लगभग सिमिलर पैटर्न है ना। ये आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंग्लिश क्वांट, इसलिए मैं स्टार्टिंग बताया था ना कि अगर आपका इंग्लिश क्वांट रीजनिंग थोड़ा वीक है तो आप नाबार्ड की तरफ जाइए। आई नो कि इंग्लिश थोड़ा सा वहाँ पे आपको अच्छा करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई आप बैंकिंग में जा रहे हो और बैंकिंग में आपका इंग्लिश ही वीक है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप ये जान लो कि भैया हमें रो के हंस के कैसे भी हमें बैंकिंग का एस्पिरेंट बनना है, बैंकर बनना है, तो हमें इंग्लिश पे अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अब डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव में आपकी सब कुछ चेक की जाती है। तो बस मेरे बताने का मतलब ये था कि भैया आप अगर एएफओ को ही टारगेट करके चल रहे हो तो आप नाबार्ड एग्ज़ाम जरूर दीजिए, क्योंकि आपका यही डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस से आपका नाबार्ड का फेज़ 2 फर्स्ट फेज़ में आपका ये क्लियर हो जाएगा। आपका यही एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन से आपका नाबार्ड का फेज़ 2 वाला MCQ प्लस 6 क्वेश्चन अगर 4 अटैम्प्ट करने हैं तो 2 एग्रीकल्चर के 2 तो ऐसे सॉल्व हो गए, 2 आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू ढंग से कर लोगे, वो भी हो जाएगा। समझ आ रही बातें? हाँ, थोड़ा सा देखिए एक्स्ट्रा हर एग्जाम में होता है। अगर आप SBI PO भी दोगे तो फिर थोड़ा सा आपको फाइनेंस वगैरह हल्का सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लगभग आप SBI PO को देखेंगे तो आपका यही डिस्क्रिप्टिव जो है आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे, यही डिस्क्रिप्टिव आपका SBI PO में काम आएगा। हाँ, आप इंग्लिश क्वांट रीजनिंग यहाँ जो प्रैक्टिस करते हो ना मेंस के लिए, इसी लेवल का जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मेंस है तो थोड़ा लेवल उठा हुआ आएगा, तो यही लेवल आपको SBI PO में भी आता है। तो एक एग्जाम कोई टारगेट मत करो। आप अगर एएफओ कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि मेरे पास सिर्फ एएफओ है, आपके पास IBPS PO है, SBI PO है, RRB PO है, आपके पास नाबार्ड है, नाबार्ड ऐसे एग्जाम है, सोच रहे हो ना। तो लगभग आप देखेंगे पैटर्न सबका अब सेम हो गया। तो ये आपके लिए ही है कि भैया आप एक एग्जाम के साथ नहीं, आप मल्टीपल एग्जाम के साथ चलिए। एग्जाम का पैटर्न थोड़ा बहुत 1-2 सब्जेक्ट ऊपर नीचे करता है, वो हर एक एग्जाम में करता है। आप ये मान लो एएफओ एग्जाम दे दिया, आपका फिर नाबार्ड देना है तो आप 2 पेपर एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। ये सब तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये आपको एडवांटेज मिलती है। बाकी आपको पता ही है 50 मार्क्स का नाबार्ड में इंटरव्यू होता है, 20 मार्क्स का एएफओ में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए तो आप जब भी कोर्स स्टार्ट करते हैं आप वही मान लीजिए कि हमें आज से ही इंटरव्यू की तैयारी करना हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये था आज का एक छोटा सा ये वीडियो जहाँ पे आपको बताया कि भैया दोनों का पैटर्न लगभग सेम है। बाकी आप नाबार्ड के ऊपर डिटेल में जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया है कि नाबार्ड में कैसे आप जा सकते हो, क्या प्रमोशन चांसेस होते हैं, क्या सैलरी होती है, सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। एक मैं बताना चाह रहा था आपको कि कंपेयर आप करोगे ना तो लगभग आप एक एग्ज़ाम से लॉट ऑफ एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप सिर्फ IBPS AFO की ही तैयारी कर रहे हो तो इसके साथ साथ आपने तैयारी कर लिया SBI PO के भी, IBPS PO के भी, और नाबार्ड के कुछ पोर्शन आपका लगभग 70 to 80% पोर्शन आपने कवर कर लिया है। तो क्यों हम सिर्फ AFO पे रुकेंगे? गलत डिसीजन है ये। अगर आप इसके साथ साथ ये सारे एग्जाम पे भी टारगेट करते हो तो कोई ना कोई एक निकल ही जाएगा, और सारे अच्छे लेवल के पोस्ट हैं, ठीक है। इनफैक्ट AFO से ज़्यादा सैलरी आपको इधर मिलेगा, ठीक है। समझ आ रही बात है? चलिए, टिल देन गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ध्यान रखिए अपना और पॉजिटिव रहिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप अच्छे कर जाएंगे।